जी नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बात किया थी कुछ व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने मतलब एक अहम रोल निभाया भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में, जिनका नाम लगभग लोगों को पढ़ने में कम ही आता है। तो उस क्रम में सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस और कुछ लोग हो गए थे। तो आज ही हम कुछ ऐसे ही व्यक्तित्वों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अच्छा रोल और बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया भारत को आज़ाद करने के लिए। तो उससे पहले जैसा कि हमारा पढ़ने का पैटर्न ये है, समझने का पैटर्न ये है कि कोई एक बेस बनाते हैं, उससे फिर हम चीज़ों को पीछे लाते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक पंक्ति आपने बहुत सुनी होगी चर्चा में। लोग बोलते हैं ना, भले ही हम आपके पास नहीं हैं लेकिन हम आपके दिल के करीब हैं। तो ये पंक्ति आप जनरली आजकल का जो फैशन है, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में लोग डालते रहते हैं। तो एक तो वो पक्ष आपको समझ में आता है कि वो किस लिए डाला गया है और क्या उसका पर्पस है। उसके विपरीत एक इसका बहुत ही बढ़िया मीनिंग निकलता है। इसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ के देखेंगे कैसे। तो भले ही हम आपके करीब नहीं हैं लेकिन हम आपके दिल के पास हैं। तो जी हाँ, आज हम उस ओर इंगित कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जो भारत में ना रह के भी भारत के लिए क्रांति फैलाए। तो उसी क्रम में आज हम एक नए व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। उसके साथ 2-3 व्यक्ति और भी शामिल होंगे। तो इस तरह और इस सब पूरा चर्चा हम कहानी के माध्यम से सुनेंगे। तो काफ़ी जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो लोग केवल भारतीय इतिहास को जानने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए भी तो काफ़ी अच्छा। तो आपने इंडिया हाउस का नाम सुना होगा। इंडिया हाउस का नाम सुना होगा। इंडिया हाउस एक ऐसा हाउस है, 3 मंजिला इमारत है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इंडिया हाउस एक 3 मंजिला इमारत है जिसका नाम इंडिया हाउस है। इतना आप जान लीजिए। अब इंडिया हाउस की हम कहानी बताते हैं, कैसे इंडिया हाउस बना, किसने बनाया, और फिर अभी का इंडिया हाउस आप देखने के हिसाब से देख सकते हैं, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो अभी आप कभी पर्यटन के लिए गुजरात जाइएगा तो इंडिया हाउस गुजरात में बना हुआ है, आप वहाँ घूम के आइएगा। फिर उसके बारे में आप तथ्यों को पढ़िएगा, गूगल करिएगा कि क्या है। तो इंडिया हाउस की कहानी हम शुरू करते हैं कि इंडिया हाउस किसने बनाया, वो व्यक्ति कौन था। तो सीधे हम व्यक्तित्व के बारे में ही चर्चा करते हैं और व्यक्ति का हम नाम लिखते हुए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इंडिया हाउस कैसे बना, कैसे गुजरात आया, कहाँ बना, ये वो चीज़ें हम बाद में समझेंगे। तो एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही अगर आपने नाम सुना, जिन लोगों ने नाम सुन रखा होगा, तो संस्कृत के बहुत ही ज्ञाता के रूप में उनका नाम सुना होगा। तो उनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात में हुआ। मांडवी जगह है, इनका जन्म गुजरात में हुआ, एक नॉर्मल परिवार में। तो इनके पिताजी जो थे, तो 2-3-4 भाई थे, तो इनकी थोड़ा रुचि अलग ही थी। ये देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जैसा कि आपको पहले से ही ये सब चीज़ें क्लियर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हम पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए काम करेंगे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, वो गुजरात के थे, मांडवी जगह के थे। तो इनका पिता जो थे, इन्होंने भी छूट दिया कि ठीक है, तुम पढ़ो लिखो चाहे ना पढ़ो लिखो, देश के लिए अगर तुम्हारा काम करने का मन है तो करो। उससे पहले इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, एक विषय है अपने संस्कृत, ये ध्यान रखिए, संस्कृति नहीं था, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत सब्जेक्ट में, विषय में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो ये संस्कृत के लिए लोग बोलते हैं सर कि
5 नदी अगर पार करा दो, कोई संस्कृत का ज्ञान दे रहा तो वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। ये कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ये बहुत ज़्यादा संस्कृत को जानने के लिए रुचि रखने लगे। अब संस्कृत को जानने के लिए रुचि रखना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको आर्य समाज से मिलना होगा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, उससे संबंधित। तो आर्य समाज में पूरा जो भी चीज़ें हैं संस्कृत के में होता था। यहाँ तक कि ये आर्य समाज के मतलब इतिहासों में फेल्योर होने का मतलब ज़्यादा प्रचलन में ना आने का कारण ये है कि उनके जो जितने भी भाषण, जितने भी लोगों से जुड़ने का माध्यम था तो संस्कृत था, और इतना लोग भारत में समझते नहीं थे संस्कृत। तो संस्कृत के लिए श्याम जी वर्मा आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती से मिले और उनके सानिध्य में काम किया और काफ़ी संस्कृत का काफ़ी ज्ञान हो गया। काफ़ी ज्ञान होने के बाद मतलब संस्कृत का सब कुछ ज्ञान हो गया, तगड़ा ज्ञान। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा मतलब ये है कि नान ब्राह्मण है, लेकिन ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मतलब बनारस के पंडित लोगों ने उनको पंडित की उपाधि दे दी थी। ठीक है, पंडित श्याम कृष्ण वर्मा, ये मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। पहले उस समय का आप एज्यूम कर सकते हैं कि समाज कैसा रहा होगा, फिर भी पंडित की समाज उपाधि देना, वो भी नान ब्राह्मण कैटेगरी के किसी व्यक्ति को। तो इस तरह पंडित की ऐसा लिखा है। तो कुल मिला के लेखा जोखा संस्कृत के बहुत बढ़िया जानकार हो गए थे। अब हुआ क्या, एक बार की बात है, लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़रूरत थी एक पढ़ाने वाले की संस्कृत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सिफारिश किया कि हम इसको श्याम जी कृष्ण वर्मा को आप ले जाइए, वो बहुत बढ़िया पढ़ाएगा। इतने सारे ज्ञाता थे, इतने सारे विद्वान थे, फिर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनको भेजा ऑक्सफोर्ड पहुंच गए। श्याम जी वर्मा ऑक्सफोर्ड पहुंच गए। वहाँ इन्होंने BA MA और एक बैरिस्ट्री का, उस समय बैरिस्ट्री आप मतलब देखते होंगे कभी भी कि नेहरू जी, गांधी जी, जितने भी लोग थे बैरिस्ट्री करते थे। उस समय मतलब बैरिस्ट्री बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसकी पढ़ाई की, तो उसको मतलब बार एट ला ये एक डिग्री था, इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत का अध्यापन भी किया। ठीक है, खुद अध्ययन करते थे, BA किए, MA किए, बार एट ला किए, ये डिग्रियां थी, और साथ ही संस्कृत का अध्यापन किया। करते श्याम जी कृष्ण वर्मा, उनके मन में तो था कि हम देश में सेवा करेंगे, लेकिन यह क्या कर रहे हैं, केवल संस्कृत की रुचि ने इनको यहाँ तक ला दिया। तो इस समय इस तरह श्याम जी कृष्ण वर्मा बोले, नहीं अब हमको अपने देश जाना होगा। तो क्या करते हैं, सन 1886 मतलब कांग्रेस का गठन भारत में हो रहा था। कांग्रेस के गठन 1885 में हो गया, ये वो होम द्वारा। अब क्या होता है, वहाँ जाके श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बहुत कुछ सीखा अंग्रेज़ों से, कि मतलब क्यों इंग्लैंड के वासी सब में राज करते, क्यों इंडियन किसी में राज नहीं कर पाते। तो उन्होंने फ़र्क ये पाया कि उनका टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और मतलब हार्ड वर्किंग, अपने काम के प्रति कितना डेडिकेशन है, ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों में बखूबी थी। इसलिए उन्होंने मतलब पाया कि ये सब के ऊपर राज करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये चीज़ें राज है। तो ये सब चीज़ों का एनालिसिस करके, ये 1885 वाली कहानी हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा, इसको अभी आप रहने दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ें अध्ययन किया, और वहीं पे इंग्लैंड में आपने एक बहुत ही मतलब अभी भी नाम बहुत काफ़ी मतलब उनको सम्मान से लिया जाता है, जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम मैक्स क्यूलर व्यक्ति थे। वो जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान थे। इनको संस्कृत सिखाया श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, और संस्कृत सिखाया, और मैक्स क्यूलर ने पूरे यूरोप में वेदों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए मैक्स क्यूलर व्यक्ति को भारत में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलते हैं। और जैसा कि भारत में इतिहास शुरू होता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का इतिहास शुरू हुआ और आर्य लोग वहीं से आए। तो मैक्सकुलर का सिद्धांत ये है कि आर्य लोग ये मतलब मैक्सकुलर का सिद्धांत ही अभी तक आर्यों के आने का बात बताता है। ठीक है, ये मैक्सकुलर थ्योरी के मानी जाती है। तो मैक्सकुलर का काफ़ी सम्मान है कुल मिला के, ये बहुत बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने संस्कृत सिखाया और इन्होंने वेदों का प्रचार किया। अब राम जी कृष्ण वर्मा के हम व्यक्तित्व पे थोड़ा सा लाइट खींच रहे हैं। तो इसके बाद अब 1885 अब आती है बात। 1885 में क्या हुआ, इनको ये लगा कि अब मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो इनको ये लगा कि हमको भारत देश वापस जाना चाहिए और हमारा जो मेन उद्देश्य है उसको पूर्ति करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि देश की सेवा करना। तो 1885 में देश वापसी आ जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। देश वापसी आ गए। अब यहाँ आप समझ सकते हैं क्या माहौल था उसमें। कांग्रेस का गठन हुआ था, ए.ओ. होम ने किया था, दादा भाई नेहरू जी, ये सब व्यक्ति थे। मतलब ये लोग कुल मिला के कहा जाए तो थे भारत के, लेकिन कुल मिला के थे अंग्रेज़ों के पक्ष में, इस तरह। तो उस समय का आप परिकल्पना कर सकते हैं किस तरह का भारत रहा होगा। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ आके बम्बई हाई कोर्ट, फिर उसके बाद बम्बई हाई अजमेर से वकालत किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ आके बम्बई हाई कोर्ट, जैसे ये बाहर एटला में ये कर चुके थे ये, तो बम्बई हाई कोर्ट और अजमेर हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस किया, कुछ केस लिए। तो ये लोग ये हाई कोर्ट में वकील का काम करने लगे। अब धीरे धीरे इनका मन इससे भी उचट गया कि नहीं, मेरा उद्देश्य तो केवल एक है, वो है देश की सेवा करना। इससे सही ढंग से देश की सेवा नहीं हो पा रही। अब इनको जैसे ठीक ठाक व्यक्ति थे, पढ़े लिखे भी थे, सम्मानित भी थे, दयानंद सरस्वती जी से भी कांटेक्ट था ही। तो इनको बना दिया गया दीवानी बहुत बड़ा पद होता है। आप इसके बारे में कभी सर्च करिएगा कि दीवानी क्या होती थी। तो इनको 3 जगह के दीवानी मिल गए। अब दीवानी में मिले इनके उदयपुर जो कि राजस्थान, रतलाम MP, और एक जगह की और इनको दीवानी मिली थी वो गुजरात। अब गुजरात के ये थे ही, तो इस तरह से इनको दीवानी मिल गई। तो दीवानी का पद संभालते हुए इन्होंने काम किया। ये दीवानी है, ध्यान दीजिएगा, दीवानगी नहीं है। दीवानगी का मतलब काफ़ी अच्छे से आप लोग समझते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दीवानगी नहीं दीवानी है। ठीक है, तो इनको ये पद मिला, उदयपुर, रतलाम, गुजरात। तो धीरे धीरे इससे भी इनका मन फिर उचट गया। अब बात इनके मेन उद्देश्य की थी। मेन उद्देश्य इनका था कि देश की सेवा करना। अब क्या करते हैं, अब जैसे थे गुजरात के और इनके पिताजी बिजनेसमैन, मतलब अभी भी अगर देखें गुजरात का 60 to 70% बिजनेस में अपना विश्वास रखता है। तो इन्होंने एक कॉटन मिल भी चलाया, उसमें भी थोड़ा बहुत काम करने के एज ए हायर मैनेजमेंट काम करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मतलब जिसका अगर कोई व्यक्ति ठान लेता है हमको ये करना है, तो वो चीज़ें उनको करना ही पड़ता है फाइनली। तो इस तरह से उनको कॉटन मिल को बंद करना पड़ा। अब बात आती है कि इनको लगा कि यार हम भारत में थोड़ा रह के मुश्किल है काम करना, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ों के अपने भारत के है भी लोग, तो एक तरह से आज़ाद नहीं है, गुलामी की तरह झेल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर से चले जाते हैं इंग्लैंड वापस आ गए। ठीक है, अब फिर से भारत 1886 में इंग्लैंड से एक बार 1885 में लोग वापस आए थे। अब एक बार फिर से ये सब इतना काम धाम करने के बाद फिर से इंग्लैंड वापस जाते हैं। तो वापस कब जाते हैं, लगभग ये 10-15 साल यहाँ तब ये रहे। उसके बाद वापस जाके एक वहाँ क्या करते हैं कि कोई गुजराती व्यक्ति ने इनको पैसा रुपए दे दिया था कि बोला लो, हेल्प किया था। ये जिक्र कहीं है नहीं, पर ऐसा कहते हैं। तो जाके वहाँ पे इंग्लैंड पे क्या किया, बोले कि भाई यहाँ तो रहना
संभव नहीं है इतना आसानी से। तो कोई व्यक्ति था इंग्लैंड में जो मतलब किसी परिस्थिति के बस उसको जाना था कहीं, तो वो अपना घर बेच रहा था। घर बेच रहा था तो इन्होंने एक घर खरीद लिया, 3 मंजिला इमारत थी, 1 2 3 मंजिला। तो इस तरह से मतलब कि ये एक उन्होंने एक घर लिया जो 3 मंजिला घर था इंग्लैंड में जाके। कौन ले रहा था, कहानी किसकी चली, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने एक घर लिया जो किसी व्यक्ति द्वारा बेच दिया गया था, मतलब कुछ जल्दीबाजी में। तो सस्ता घर मिल गया 3 मंजिला। इसका नाम इन्होंने अब यहाँ से इंडिया हाउस रख दिया। ठीक है, इंडिया हाउस ये रख दिया। अब देखिए यही चीज़ देखिए कि ये चीज़ होती है देशभक्ति। कहानी हम कहाँ की पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में नाम क्या रख दिया, इंडिया हाउस। मतलब ये देशभक्ति होती है कि हम कहीं भी रह के, जो हमने शुरू में पंक्ति बोला था ना कि हम रहें कहीं भी लेकिन हमारा दिल तुम्हारे पास है, ऐसा कुछ करके था। तो इंग्लैंड में रह के इनका दिल इंडिया में था, इन्होंने इंडिया हाउस नाम रख दिया। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा था ये यही जाने, और हम आगे कहानी में देखेंगे। तो इंडिया हाउस उन्होंने नाम रख दिया, और वहाँ पे ये क्या सोचने लगे कि जितने भी व्यक्ति इंग्लैंड में भारत के रहते होंगे इस इंडिया हाउस में हम रखेंगे। कुछ रीजनेबल मतलब कास्ट रखेंगे, ऐसा नहीं है कि फ़ीस बिल्कुल नहीं रखेंगे, मतलब चार्ज, क्योंकि वहाँ स्टेबल करना थोड़ा कठिन था, इनके पास भी इतना पैसा नहीं था, तो थोड़ा चार्ज लेंगे। तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप योजना खोला, जिनका नाम इन्होंने रखा क्या, एक दयानंद स्कॉलरशिप, शिवाजी स्कॉलरशिप योजना। ठीक है, एंड एक और रखा था राणा प्रताप। इससे मतलब आपको इनके व्यक्तित्व के एकदम पूरी झलक साफ दिख गई कि एक क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति थे शिवाजी, राणा प्रताप। तो इस तरह से इन्होंने दयानंद सरस्वती ये तीनों स्कॉलरशिप योजना खोली, और इसके तहत भारत के लोग भी और इंग्लैंड में जो भारत के लोग रह रहे थे स्कॉलरशिप योजना से आने लगे, और इसको इंडिया हाउस में इनको एंट्री दी जाने लगी। अब तो इंडिया हाउस वहाँ बन गया, उसके मेन कर्ता धर्ता ये श्यामजी कृष्ण वर्मा बन गए। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1906। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय भारत में क्या कंडीशन रही होंगी। 1905 में बंगाल का विभाजन हो चुका था। लॉर्ड कर्जन जो कि वायसराय उस समय के थे, उन्होंने विभाजन कर दिया और भारत को स्प्लिट मतलब कर दिया धीरे धीरे कि अब इनके ऊपर मतलब इनको अलग करके हम अपना शासन चलाएंगे। तो इस समय 1906 में इससे भी थोड़ा सा ये गुस्साए हुए थे। तो 1906 में इंडिया हाउस की इन्होंने स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार छोटे बड़े एग्जामों में आ जाता है कि इंडिया हाउस कब बना, किसने बनाया, कहाँ। तो ठीक है, ये हो गई स्थापना इंग्लैंड में। अब इंडिया हाउस में 25 व्यक्ति इन तीनों स्कॉलरशिप के माध्यम से इसमें एंट्री किए, तो वो रहने लगे। मीन्स एक तरह से इंडिया हाउस एक हॉस्टल था जिसमें 25 लोग रहने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, ये जो स्कॉलरशिप योजना है शिवाजी स्कॉलरशिप, इस योजना के तहत एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था वीर सावरकर। जी हाँ, इस व्यक्ति के बारे में अगर आप भारतीय इतिहास में नहीं जाने तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जानकारी भारतीय इतिहास के प्रति पूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष अपने साथ रखते हैं। तो आप गूगल में इनके बारे में सर्च करिएगा, अगर कभी मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको इनके बारे में एक वीडियो बना के देंगे। तो वीर सावरकर जी शिवाजी स्कॉलरशिप योजना से इस इंडिया हाउस में एंट्री लेते हैं, और वीर सावरकर जी बहुत ही मतलब भयंकर व्यक्ति थे। भयंकर मीन्स क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो और उसी समय इंडियन
सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ये क्या थी पत्रिका, ये कौन चलाया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, इंडियन सोशलिस्ट पार्टी पत्रिका किसने चलाया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने चलाया था। तो इस तरह से थोड़ा सा हम देखेंगे वीर सावरकर जी के बारे में। तो वीर सावरकर जी इसके शिवाजी स्कॉलरशिप से एंट्री ले लेते हैं। अब 25 लोग वहाँ रहा करते हैं और इस इंडिया हाउस में क्या होता है कि दयानंद सरस्वती ये श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ पे ये गतिविधियाँ चलाते हैं कि जैसे 1857 की मतलब भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी। हालांकि उसको बाद में रौंद दिया गया, मतलब मीन्स कुचल दिया गया, सफल नहीं हो पाया, पर फिर भी यहीं से शुरुआत हुई थी 1857 की। तो हर साल ये लोग इसमें 1857 की वर्षगांठ को मनाया करते थे। मतलब क्रांतिकारी एक अड्डा था और वहाँ पे भाषण दिए जाते थे भयंकर तरीके से। श्याम जी कृष्ण वर्मा मतलब जोश भरते थे इन लोगों पे कि जज्बा भरते थे किस तरह से भारत को आज़ादी दिलाना है। तो ये चीज़ें इंग्लैंड में रह के किया करते थे। वीर सावरकर भी काफ़ी जोशीले व्यक्ति थे, वो भी ये काम किया करते थे। अब 1907 एक बार की कहानी है, वो चल रहा था सब कुछ मामला। तो 1907 जो कि 1907 मतलब 60वीं वर्षगांठ मना रहे थे 1857 की क्रांति की शुरुआत की। तो क्या होता है कि 60वीं नहीं 57 में 50वीं, माफ़ कीजिएगा, 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे 1857 की क्रांति की, जो कि भारत में उदय हुआ था। तो एक व्यक्ति के बारे में और चर्चा करेंगे, मदन लाल ढींगरा ये भी इंग्लैंड में रहा करते थे। मदन लाल ढींगरा ये पंजाबी व्यक्ति थे, ठीक है। अब कुल मिला के कहा जाए तो पंजाबी व्यक्ति थे और इनके माता पिता मतलब पूरा परिवार ही अंग्रेज़ों का एक तरह से गुलाम था। उनकी नौकरी करते थे, उनका चाटुकारिता करते थे। मतलब कुल मिला के वो थे भारतीय लेकिन अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा उस परिवार में ऐसे व्यक्ति पैदा लेते हैं जो कि एकदम बिल्कुल अलग, इनकी विचारधाराएँ बिल्कुल अलग। तो इनके पिताजी काफ़ी परेशान रहा करते थे, क्या करें यार। इनकी दोस्ती रहती थी अंग्रेज़ों अफसरों से, तो काफ़ी परेशान रहते थे कि हमारा पुत्र जो है वो पता नहीं कि उनको अंग्रेज़ लोग भाते नहीं हैं, गोरे लोगों से नफ़रत है। तो इस तरह मदन लाल ढींगरा भी उनके भी मतलब अंदर जिसके कोई व्यक्ति हो जाता है एक परिवार में, अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई अगर परिवार है उसमें बहुत शांत तरीके के लोग हैं, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत उनका क्रोध वाला मतलब दिमाग चलता है। तो इस तरह मदन लाल ढींगरा उस तरह दूसरे मतलब कुल मिला के कहा जाए तो दूसरे मिजाज के व्यक्ति थे उस परिवार में, पंजाबी व्यक्ति थे। तो उनके पिताजी काफ़ी परेशान रहा करते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक मित्र थे उस समय जो कि भारत सचिव हुआ करते थे, एक मित्र करजन वायली इन भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव इनके पिताजी के दोस्त थे। तो इनसे बोल के मदन लाल ढींगरा को, इनके पिताजी के दोस्त थे, तो करजन वायली से मदन लाल ढींगरा के पिताजी बोलते हैं कि मेरे पुत्र को इंग्लैंड में आप एडमिशन दिला दीजिए कोई अच्छी सी कॉलेज में। तो बोलते ठीक है भाई, बाएं हाथ का खेल है हमारे। तो करजन वायली ने उनको एडमिशन दिलवा दिया था वहाँ। तो वही है कि मदन लाल ढींगरा भी इंग्लैंड में इस समय रहते थे। तो 1907 में एक बार हो रहा था ये सिस्टम, 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था। तब मदन लाल ढींगरा कैसे करके उनको इंडियन हाउस के बारे में पता चलता है और वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं। तो वहाँ क्रांतिकारी माहौल देख के इनके मन में बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई, जिस चीज़ की हमको तलाश थी, जो चीज़ अभी तक हमको नहीं मिल रहा था, वो चीज़ आज इंडिया हाउस में है
तो काफ़ी खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी इंडिया हाउस में आ जाए। तो वीर सावरकर जी वहाँ मिलते हैं, बोलते हैं मदन लाल ढींगरा ने अपनी इच्छा जताई कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी देश की अपनी भारत की आज़ादी के लिए इनडायरेक्टली यहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो वीर सावरकर बोलते हैं मदन लाल ढींगरा से, ठीक है आ जाओ, लेकिन तुमको कुछ नीति सिद्धांत में चलना होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी की जान भी लेनी है तो ले लोगे क्या? तो मदन लाल ढींगरा बोलते हैं बिल्कुल। वो जैसे वो अपनी बात ख़त्म करते हैं तो तेज स्वर में बोलते हैं, जी सर, एक सैनिक की तरह कि हाँ जो आप कहेंगे वो हम कर लेंगे। बोलते ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ बोलते हैं ठीक है, रेडी हो जाते हैं मदन लाल ढींगरा। कहते हैं वीर सावरकर वहाँ मतलब रहा करते थे, तो इंग्लैंड में तांगा चलाते थे, मिल में भी काम करते थे, तो मिल में यूनियन वगैरह बनाने की कोशिश की तो काफ़ी बार मतलब अंग्रेज़ों के धरपकड़ में आ जाते थे। तो फिर क्या हुआ, ये हुआ वीर सावरकर जी मदन लाल ढींगरा को बोलते हैं कि तुमको एक व्यक्ति को मारना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा। तब तक ये ट्रेनिंग ये सब लोग देते रहते वहाँ मारने की। वहाँ मतलब साइलेंसर लगा के बंदूक में ट्रेनिंग देते थे। साइलेंसर में क्या होता है कि आवाज़ें नहीं आती। साइलेंसर जब लग, साइलेंसर का काम ही है ना कि साइलेंसर नाम से कि आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो साइलेंसर से वहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मदन लाल ढींगरा को ये था कि आपको एक व्यक्ति को मारना है। इन्होंने बोला ठीक है। बोले कौन है व्यक्ति? बोले करजन वायली। मदन लाल के उसमें पूरा कहानी अपनी घूम जाती है कि मेरे पिताजी ने ये बोल के यहाँ भेजा था। बोले ठीक है, फिर भी हम मारेंगे। अब देखिए जोश, मतलब वो व्यक्ति जिसने सब कुछ किया लेकिन देश के लिए ये सब मारने को तैयार है। बोले ठीक है, शूट कर दो। तो अब हुआ क्या, एक पार्टी हुई, ठीक है। वहीं पे एक पार्टी होती है जिसमें सब लोग आते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, करजन वायली, मदन लाल ढींगरा, सभी लोग रहते हैं। तो एक पार्टी होती है वहाँ पे। इसमें क्या होता है, अब मदन लाल ढींगरा को क्या टारगेट मिला था कि इनको मारना है। तो मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को उस पार्टी में मार देते हैं। अब मार दिए, यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने मतलब उसके साथ कोई एक इंडियन भी मारा गया था। तो उसको गम नहीं है मदन लाल ढींगरा को, उससे ज़्यादा उनको ये खुशी है कि जो हमारा टारगेट था उसको हमने पूरा किया। फिर मर जाता है व्यक्ति, और ख़ुद को मारने वाले जैसे ही रहते हैं तो आके पुलिस लोग पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के फिर ले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में ले जाते हैं, तो कोर्ट में जब ले जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अपना वकील कर लो। मतलब मुकदमा जब चलता है तो बोलते हैं आप मदन लाल ढींगरा को आप अपना एक वकील कर लीजिए। तो मदन लाल ढींगरा एकदम सख्त होके अपना एक तेज स्वर में बोलते हैं, मुझे कोई वकील की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है अंग्रेज़ों की नीति है फांसी देना, कोई फ़ायदा नहीं, हम नहीं करेंगे वकील। और जो मेन चीज़ इन्होंने ये कहा मुकदमे के दिन, पहली बात तो मुझे पकड़ना बहुत गलत बात है, एक गलत तरीके से पकड़ा गया। क्योंकि किसी भी देश में, जैसे आप अगर इंग्लैंड हो, आपके ऊपर जर्मनी हमला करे तो आप अपनी आत्मरक्षा नहीं करोगे, आप भी उनको नहीं मारोगे क्या? तो मतलब आप सोच सकते हैं कि उस समय इंग्लैंड में हैं, ऐसा माहौल है, फिर भी ये व्यक्ति इतना कैसे हिम्मत करके बोल रहा है। फिर भी इन्होंने बोला मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट लाइन क्या है। एग्जैक्ट लाइन ये थी, पहली बार तो ये गलत है, अगर आप अपने ऊपर जर्मनी, अगर आपको अपने अगर यूरोप के ऊपर जर्मनी का अधिकार होता है तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? मैंने अपने देश के लिए ये किया है, तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं अंग्रेज़ों को मारूंगा। इतना तक इन्होंने बोल दिया, और मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। तो
इस हिम्मत देख के मतलब सब लोग सोच रहे थे भाई वाह क्या बात है यार। तो ये थे अपने मदन लाल ढींगरा। मतलब फाइनली फिर इनको फांसी दी जाती है सन 1909 में। ठीक है, मतलब ये निश्चित था फांसी देनी ही है, तो चाहे वकील कर लो चाहे जो भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं। 1909 में इनको फांसी दी गई। ये थे अपने मदन लाल ढींगरा। इनकी जब जयंती वगैरह आया करे तो आप लोग मतलब याद कर सकते हैं और गर्व कर सकते हैं। तो मदन लाल ढींगरा के बाद अब वीर सावरकर बचे। और इधर श्याम जी कृष्ण वर्मा की हम कहानी पढ़ रहे हैं। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या किए, सन 1907 में पेरिस चले गए। पेरिस ये जब सब होता रहता है तो पता चल जाता है कि मेन करता रहता है श्याम जी कृष्ण वर्मा है। तो 1907 में पेरिस, ठीक है, 1907 में चले गए पेरिस, फ्रांस। ओके, अब यहाँ कौन बचे अपने वीर सावरकर जी। ठीक है, अब सब मेन हाईलाइट में कौन आ गया, वीर सावरकर। वीर सावरकर का हाईलाइट में आने का ये मतलब है कि जब मुकदमा चल रहा तो वीर सावरकर ने भी सपोर्ट किया था। भाई सपोर्ट करना ही पड़ेगा कि इन्होंने सब कुछ ट्रेनिंग दिया था तो इन्होंने। अब वीर सावरकर ने सपोर्ट किया था तो ये लाइट में आ गए थे कि भाई अब श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए, वीर सावरकर बचे, इनको फांसी दी गई। अब 1909 में इनको फांसी दी गई। हालांकि 1910 में ये भी पेरिस चले गए क्योंकि इनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा वीर सावरकर। तो 1907 में पेरिस चले गए श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1909 में पेरिस चले गए ये अपने वीर सावरकर। ठीक है, अब जब पेरिस जा रहे थे, पेरिस चले गए तो जाते टाइम क्या हुआ था, जहाज़ से ये व्यक्ति वीर सावरकर कूद गए थे। जहाज़ से कूद गए थे। जो देखिए आपने मैप देखा होगा कभी, तो पेरिस और इंग्लैंड के बीच में एक इंग्लिश चैनल पड़ता है, तो वहीं पे ये कूद गए और उसको पार करते मतलब तैर के पहुंच रहे थे। पेरिस के तट में ही पहुंचे थे। तो पेरिस की जो मतलब पुलिस आर्मी उस टाइम की थी तो उन्होंने इंग्लैंड वालों के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको एक्चुअली में वो नहीं आता था, मतलब पेरिस की लैंग्वेज नहीं आती थी। तो गलत फहमी की वजह से इनको फिर पकड़ा दिया गया और इंग्लैंड के पुलिस अफसर लोग इनको पकड़ ले गए। अब श्याम जी कृष्ण वर्मा इससे काफ़ी गुस्साए पेरिस के ऊपर, मतलब पेरिस फ्रांस के ऊपर कि भाई हमारे आदमी को क्यों ऐसा कर दिया गया, तुमको नहीं देना था, उसको आ जाने देना था, वो बच जाता। अब इससे गुस्सा के ये चले गए स्विट्ज़रलैंड। कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा की हम कहानी पढ़ रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा। ओके, तो इंग्लैंड गए, भारत आए, इंग्लैंड गए, पेरिस गए, अब कहाँ पहुँचे? जेनेवा पहुँच गए, स्विट्ज़रलैंड। अब कुल मिला के हमारा मेन उद्देश्य था श्याम जी कृष्ण वर्मा का पढ़ना। ठीक है, तो ये फिर से अब आ गए स्विट्ज़रलैंड में। क्यों? वहाँ गुस्सा गए थे, इसलिए काफ़ी मतलब पेरिस के नीतियों के ऊपर गुस्से में हो गए, तो इसलिए अब आ गए स्विट्ज़रलैंड। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा स्विट्ज़रलैंड आ जाते हैं और यहाँ पे वो रहने लगते हैं और यहाँ पे भी क्रांतिकारी भावना को जगाने की कोशिश करते हैं। तब तक इनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। अगर 1930 के आसपास की बात है, 1930 के आसपास की बात है, तो अब ये वहाँ पे मरने वाले थे। ठीक है, वह बूढ़े हो गए तो लगभग इनकी मतलब बीमारी या फिर कुछ भी करके इनकी मृत्यु होने वाली। तो इन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को बुला के ये बोला कि जब हमारे मरने के बाद क्या करेंगे, इनकी पत्नी का नाम था भानुमति नाम था, मैं अगर मर जाऊंगा तो ये जो हमारी सारी लाइब्रेरी है, ये एक लाइब्रेरी के बनाए थे मतलब, तो ये बोले थे इनकी बहुत सारी बुक थी, तो ये सब बुक और हमारा पैसा कहाँ दे देना, लाइब्रेरी की पेरिस में। ठीक है, पेरिस लाइब्रेरी में
पेरिस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में हमारी किताबें और जो भी कुछ पैसा है वो सब दे देना वहाँ। और वहाँ पे ये बोला सेंट जॉर्ज सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कब्र, मीन्स क्या जो बनाते हैं ना वो ऐसे जिसमें दफनाया जाता है, तो उसको सिमेट्री बोलते हैं। बोले कि सिमेट्री को मतलब वहाँ जो बनाने वाले होते हैं उनको बोले कि हमारी हड्डियों को 100 साल तक आप रखना, और 100 साल तक रखना, और अगर हमारा देश जब भी कभी आज़ाद हो जाए तो ये हमारी हड्डियाँ अस्थि कलश हमारे देश में ज़रूर पहुंचा देना। तो ये कौन कहा था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जिनेवा में जाके कहा था। तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे, और उनकी अस्थि कलश को रखा जाता है लाइब्रेरी, और उनके कुछ पैसे पेरिस यूनिवर्सिटी में दान दे दिए जाते हैं। अब उनकी अस्थि कलश वहाँ पे रखी थी। अब उसके बाद 1930 में इनके आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कहानी आती है, अब भारत के जो प्रधानमंत्री थी बीच में इंदिरा गांधी, थोड़ी सी और कहानी बची है बस। तो इंदिरा गांधी जो रहती हैं, तो उन्होंने एक बार कोशिश ज़रूर किया था कि श्री कृष्ण वर्मा को श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को भारत में लाया जाए, मगर वो असफल रहे थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने कोशिश किया था लगभग 1976 के आसपास कि उनकी अस्थियां यहाँ पे आ जाए, लेकिन असफल हुए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी अब अपने भारत के इस समय के यशस्वी, उनके शब्द के पहले जुड़ता है यशस्वी प्रधानमंत्री, जी हाँ आप बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी माननीय। तो नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, गुजरात सीएम 2003, तब इन्होंने अस्थि कलश को स्विट्ज़रलैंड से मंगवाया था गुजरात में। तो वे जो अस्थि कलश सबसे पहले मुंबई आई थी, मुंबई से गुजरात के बीच में अस्थि कलश जब आया था, तो यहाँ से यहाँ करके यात्रा निकाली गई थी। काफ़ी भव्य आयोजन हुआ था 2003 में। क्यों ना हो, गुजरात के श्याम जी कृष्ण वर्मा है, नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं, उस समय प्रधानमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री, जो कि अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मुंबई से गुजरात तक काफ़ी भव्य यात्रा हुई, और उनके गांव मांडवी उनका जो स्थान है, वहाँ पे ये उनकी अस्थियों को लाए, और वहीं पे मांडवी के स्थान में इंडिया हाउस, आज का इंडिया हाउस अगर आप नेट में भी सर्च करेंगे तो इंडिया हाउस गुजरात में बना हुआ है, सेम टू सेम, पूरा का पूरा। मतलब जिस तरह से इंडिया हाउस इन्होंने इंग्लैंड में बनाया था, लंदन में बनाया था, सेम टू सेम इंडिया हाउस अब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। और अभी ये काफ़ी पर्यटन में काफ़ी फेमस है, लोग यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे उनके बारे में भी पढ़ा जाता है। यहाँ क्रांति तीर्थ नामक, मतलब इनका इस जगह को बोला जाता है क्रांति तीर्थ। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश मंगवाया, और यहाँ पे उनका इंडिया हाउस का निर्माण किया गुजरात में। यहाँ तक कि ये बोला जाता है कि आप अगर उनकी फ़ोटो पिक देखेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा को, तो उनके दाढ़ी वगैरह रखने का स्टाइल नरेंद्र मोदी जी ने मतलब कॉपी किया है, क्योंकि ये मतलब गुजरात के लिए बहुत बड़े व्यक्ति थे। मतलब इनके जितने भी वहाँ पे नेता या फिर देशभक्त हुए हैं, तो इनके ही पद चिन्हों में चल के हुए हैं। तो इस तरह से श्याम जी कृष्ण वर्मा ये एक मतलब अपने भारतीय इतिहास के क्रांति जो फैलाने वाले लोग हैं, उनमें एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे, जिसका मतलब भारतीय समाज में और केवल परीक्षा के दृष्टि से देखने वाले लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बाद या फिर हम कहें ना के बराबर जानते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने श्याम जी कृष्ण वर्मा को पढ़ा। इसमें वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनको 2 बार काला पानी हुआ,
2 बार काला पानी की सज़ा हुई है वीर सावरकर को। इनको हम कभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, 3 इस कहानी के आसपास घूमते रहे। कहानी हमारी शुरू हुई थी इंडिया हाउस से। इंडिया हाउस को बनाया कौन? तो श्री कृष्ण वर्मा ने, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बाद मदन लाल ढींगरा का भी थोड़ा सा रोल आता है, जिन्होंने कर्नल वायली, जो कि भारत सचिव उस समय था, उसको मार दिया था, जो कि बहुत अच्छा मित्र था इनके पिता का। उसके बाद वीर सावरकर जी को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया और उसी समय ये चले गए थे पेरिस, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और वीर सावरकर भी हालांकि 1 साल बाद जाने की कोशिश किए, लेकिन ये जा नहीं पाए। और फिर फाइनली श्यामजी कृष्ण वर्मा स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में आए। वहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारी हड्डियों को 100 साल तक रखना, और जब भारत देश आज़ाद हो जाए तो वहीं पे इसको विसर्जित करना। इसके बाद भारत के इंदिरा गांधी ने 1976 में कोशिश किया लाने की, लेकिन नाकामयाब रही। और उसके बाद फिर फाइनली भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी अस्थि कलश को लाया था और बेकायदा इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 3 मंजिला इमारत अभी भी बनी है, आप घूमने जा सकते हैं। तो इंडिया हाउस अभी भी गुजरात में है। तो इस तरह से आज की ये कहानी रही। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और आप काफ़ी मतलब अगर चीज़ें समझ में आ गए हो तो अपने आप को फील कर रहे होंगे कि हाँ, कुछ हमारे इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने काफ़ी खासा काम किया, लेकिन उनकी जानकारी हमको बहुत कम है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।